एक ना वीज़ा प्रोसेस, बहुत सारे लोग जो है ना वीज़ा प्रोसेस के मतलब पूछना चाहते हैं, तो मैं सर से उसकी पूरी डिटेल आपको आप तक पहुंचाने लगूँ। सर, वीज़ा प्रोसेस का मतलब थोड़ी सी तशरीह दें, और वीज़ा किस तरह कैसे लेना चाहिए ये ज़रा दोस्तों के तरतीब से ज़रा बता दें, चंद जो अच्छा मालूमात मेरे है। शेरों, नया वीज़ा अप्लाई करने के लिए अच्छा सवाल है बेग साहब ये। जी। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आपने साथियों को धोखे और फ्रेश पे पहुँचाने के लिए सीधी सच्ची दुरुस्त बात राह उन तक खोलें। बड़ा सादा सा मसला है कि वीज़ा के लिए यूनान में मौजूद किसी फैक्ट्री, किसी फर्म, किसी भी इदारे में एप्लीकेशन करनी है मालिक ने, पेरीफेरिया में। ठीक है, एप्लीकेशन उसने करनी है कि ये नाम है, फॉर एग्जांपल इनका नाम है जी अरशद बेग साहब, इस बंदे का नाम है जावेद असलम। वो डिटेल लिखेगा कि ये फ़र्द मजदूर के तौर पर मुझे चाहिए, तो वो एप्लीकेशन पेरीफेरिया में हो जाएगी। पेरीफेरिया उसकी मंजूरी दे देता है तो वो चला जाता है अम्बेसी में। आप सऊदीया में हैं, अरब अमारात में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, दुनिया के किसी मुल्क में, अफगानिस्तान में हैं, तो वो वीज़ा वहाँ चला जाता है। ठीक हो गया। आपने उस वीज़ा का प्रोसेस करना है, इंटरव्यू वगैरह करना है, और अम्बेसी ने आपको वीज़ा जारी करना है और आपने यहाँ आ जाना है। ठीक हो गया। ये है बुनियादी तौर पर इब्तदाई। वीज़ा लेने की अब ज़रा थोड़ी एहतियात बता दें कि असल में मैं चाहता हूँ वो अब दूसरा फिर ये दो टॉपिक है। अब यहाँ क्या है कि आप जो अ, आपने अपने मुल्कों में पिसे हुए होते हैं ना, या तलब इतनी ज़्यादा होती है कि आप कहते हैं कि कोई नौसरबाज, कोई एजेंट, कोई स्मगलर, कोई मिले इससे ही मुझे, हाँ और जी। धक्के से मैंने सुना 50-50 लाख जी रुपए सर, जाके बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। अब बात पहुँचानी मेरा जिम्मा है, काम है। बेग साहब माशाल्लाह पहुँचा देंगे आप तक ये बात। मेरे बच्चों, माएँ, बहनें, बेटियाँ, माएँ भी बड़ी फिक्र, मुझे मैसेज करती रहती हैं कि मैं बेटे को भेजना चाहती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। मुकद्दर नसीब आपका, आपको मिल के रहना है। मैं आपको कहूँगा कि किसी एजेंट का पल्ला ना पकड़ें, ना 40 लाख दें, ना 50 लाख दें। बस इतना करें कि अपने इर्द गिर्द महल्ले का कोई ऐसा फ़र्द ढूंढें जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म बसे हों। कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई दूर दराज का, तो वो अगर किसी, और इसमें जमींदारी की तरफ भी रुजू ना करें, अच्छे कामों की तरफ रुजू करें, अच्छी फैक्ट्री की तरफ, टूरिज्म की तरफ, फैक्ट्रियों, दुकानों, शॉप्स, इनके वीज़े, रेस्टोरेंट्स वगैरह के वीज़े, इन पर तवज्जो करें। जो ज़मींदारी का वीज़ा है ना, वो उसकी तरफ ना दौड़े। तो कोशिश करें कि वो फ़र्द आपका नाम पता अपने मालिक को दे और वो एप्लीकेशन करे इस तरह। अगर बहुत ज़्यादा अखराजात आए तो तकरीबन 1000, 1500, 2000 यूरो लग जाएंगे। सही है, अगर खुद वो अगर किया वो जाए। खुद सारा कुछ कर जी। किया जाए तो ना 10,000 ना 20,000 यूरो देने की ज़रूरत है। 1000, 1500, अगर बहुत ज़्यादा लग जाए तो 2000 यूरो। सही। 1000, 1500 यूरो में ही मुझे उम्मीद है काम हो जाता है। सही। तो मुकद्दर हुआ तो उससे आप आ जाएंगे, और मुकद्दर नसीब ना हुआ तो आपने अगर 50 लाख भी दिया तो तब भी नहीं आएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि कम से कम कोशिश काबश जायज़ रास्ते पर करनी चाहिए। अब उसके बाद एहतियात क्या है? जब आपका वीज़ा आ गया है तो आपने टाइम अपॉइंटमेंट किसी स्मगलर से या किसी एजेंट से पैसे दे के नहीं लेनी। वो यहाँ से यूनान से आपका जो मालिक है वो अपने अकाउंटेंट को या वकील को कहेगा, उसकी तरफ से तहरीर मेल की जाएगी ग्रीक एम्बेसी, जिस भी मुल्क में आप हैं, कि भाई ये मेरा वर्कर है, मैंने इसका वीज़ा अप्रूव करा लिया, ले लिया, तो बराए मेहरबानी जल्दी से इसे अपॉइंटमेंट दी जाए ताकि ये आए और आकर अपनी जॉब पर खड़ा हो। ये अपॉइंटमेंट के दुरुस्त मतलब तरीका है। मेरा एक टॉपिक था, चले इधर से ही अब स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ आ जी। गया अपॉइंटमेंट के जो ज़्यादा मैसेज आते हैं ना मुझे, एक तो ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना ऑनलाइन उन्होंने अपने वेबसाइटें या व्हाट्सअप बनाए हैं, तो मेरे साथ रब्ता करें जी, हम आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं। और हमारे जो दोस्त हैं या भाई हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या कहीं भी, और फिर उनको ज़्यादा पता भी नहीं है अपॉइंटमेंट लेने का, इस तरह कुछ लोग अच्छे भी होंगे बुरे भी हैं,
कि वो आप कोड वो पता है आप वो देते हैं, वो उसमें एक आपको नंबर कोड, जब वर्क लेटर जाता है उसको सर क्या बोलते हैं, जो वर्क लेटर के ऊपर लिखा होता है कोड, नंबर, फाइल जी नंबर। फाइल नंबर, वो हाँ जी वो एक देते हैं, तो उसके हिसाब से वो फिर कोड बनता है हर बंदे का, तो वो फिर बंदे उसको कैच कर लेते हैं, दोबारा वो फिर नहीं बनता। इस तरह वो जेलसाजी होती है, पैसे लेके खा जाते हैं। तो दोस्तों को पता ही नहीं, ऑनलाइन वो प्लेटफार्म पे जाएं और जाके एप्लीकेशन अगर करें। नेक साहब आप यहाँ रुकें तो मैं आपको एक इंतहाई हसास नुक्ता है। अब उनको जिसने बेचारे ने दफ्तर बना लिया या जिसने आपको कह दिया है मैं आपको करके देता हूँ, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, बुरा भला नहीं ठीक है सर। आपको जरूर कहूंगा कि आपने आपको बचाना है। उन्होंने तो फॉर एग्जांपल कोई अच्छा है या क्या है उसका खुदा जानता है मामला। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ ना सफारत खाना पाकिस्तान एथन में या किसी भी जगह पर ऑफिशियल जो काम हो रहे होते हैं, बाहर मेरे पास ये दर्जनों शिकायत आती रहती हैं। एक सब करते पता क्या है, वो जब आपका शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट या कोई चीज़ अप्लाई करते हैं ना जी, तो आपको कंट्रोल कर लेते हैं। उनके अलावा फिर कोई दूसरा फर्द आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता ऐसी। ये क्राइम है, ये एक जुर्म है, लेकिन ये लोग करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने वकील से या अपने मालिक से यहाँ यूनान से ही करें ताकि किसी को अपने कोर्ट्स अपनी फाइल ना दें। अगर देंगे तो पहले वो शिकंजा लगाएंगे कि ये हमारे अलावा किसी के पास जा ही ना सके। बेहतरीन है, ये दो बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन है सर। यानी कि फिर वो बंदा लटका रहता है, मजबूर रहता है, फंस जाता है उनके सामने। तो इन चीज़ों का ध्यान करें। अपने कागजात मैं ना अक्सर बेशतर देखें कौमें कितनी अजीब और सख्त दिलगीर करने वाली बातें हैं कि हमारे ना बड़े बच्चे आते हैं, कहते हैं जवेद साहब फोटो कापी भी मैं आपने किसी से नहीं कराता। मैं कहा क्यों? कहते हैं वो रख लेने बाद जो देते सीमा पे खोल दे। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। यानी कि आप देखें कि किस तरह निज़ाम है। और मुहक्किकीन कहते हैं, यहाँ एक सेकंड की बात है, मुहक्किकीन कहते हैं कि जितने गुना जितनी जलालत या गांद या धोखा या फ्रेब होता है उसका सबसे पहला कसूरवार वो सिस्टम और निज़ाम होता है, यानी हुकूमत उसकी सबसे पहली कसूरवार और मुजरम होती है। इस तरह लोग फिर ऐसे हो जाते हैं। सही बहरहाल जी, ये तो देखिए ये है जो ऑनलाइन वो लेके या किया, वो मुख्तलिफ इंटरनेट बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, छोड़े उनको दो तरीके ज़बरदस्त। मुझे भी नहीं पता था, अगर समझे कि अब मैंने ये सुना है, मेरा अगर वीज़ा आता पाकिस्तान में होता तो मैं पता क्या दोनों में से क्या जो सर ने बताया, यहाँ तो मैं अपने मालिक से कहता कि अपॉइंटमेंट लेके दो यहाँ, फिर बजाय इसके कि मैं खज्जल हराम हूँ, एक छोटा सा वकील पाकिस्तान से ही करता या जिधर भी बैठा है वकील करता, उसे कहता यार ये मेरा प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट ले दो। ये दो तरीके बेहतरीन और ज़बरदस्त हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ यूनान से तजवीज़ करता हूँ करना है, यूनान से सर कह रहे हैं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मालिक जब कहेगा ना बेश साहब कि मुझे इमरजेंसी है जी, तो वो बात काउंट करती है ज़्यादा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी करे, अच्छा, अगर रेस्टोरेंट का मालिक है दूसरा वो करेगा तो वो ग्रीक एम्बेसिडर समझेगा कि यूनानी को इमरजेंसी है। ठीक हो ये बात है। वो दूसरा सॉरी यहाँ पे एक बात सब दोस्तों को बता दें, वो फिर वही बात हालांकि पहले भी बताई हुई है आपने कि मालिक से जिस तरह के पीछे से हर रोज़ या महीने में 10 मेले नहीं करनी, एक महीने में एक। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कुछ जुनूनी बच्चे फिर वो क्रेज हो जाता है ना, तो वो एक हफ्ते में 6 मेल्स कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेल्स करनी हो तो 1-1.5 माह बाद एक मेल सही है, याद दहानी के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, अगर आप 1 माह से कबल मेल करते हैं तो इसका मतलब है आप ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है सर, हाँ जी बिल्कुल, यही मैं आपने काम को ख़राब कर रहे हैं, तो ये एक्सेस ना किया करें। ठीक है मेरे दोस्तों, अपॉइंटमेंट की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए थी और इसको दोबारा से सुने। और अब जब आप पूरा वीज़ा भी आ जाता है, अपॉइंटमेंट भी ले लेते हैं, अगला स्टेप होता है इंटरव्यू का। तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इंटरव्यू के मतलब पूरा आपको बताता हूँ, वो मौजू बाद में देखिएगा। तो और भी कोई अपॉइंटमेंट के मतलब सवाल है तो लिख दे, और नए आने वालों दोस्तों से गुजारिश है फॉलो किया करें ताकि यूनानी इमिग्रेशन कवानीन की मुकम्मल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अच्छा सर, मेरे एक भाई ने मुझे बताया
अब इंटरव्यू सबसे अहम ज़रूरी है, आपका वीज़ा जो है ना ओके होने में सबसे अहम जो चीज़ है वो है आपका इंटरव्यू। उन्होंने वीज़ा लिया, वीज़े जैसे कि ले लेते हैं, ठीक है, जिस तरह का भी लिया, जंटू से लिया, जिस तरह भी लिया, मुझे उन्होंने क्या मैसेज किया है, भाई मैं फर्नीचर पॉलिश का काम नहीं जानता और मेरा वीज़ा फर्नीचर पॉलिश का आ गया। अब इंटरव्यू में बताएं क्या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब आप बताएं कि भाई वीज़ा तो पॉलिश का, तो पॉलिश के सवाल होंगे थोड़ा, और भी इसी तरह काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनका जैसा वीज़ा आता है वो इंटरव्यू होगा। अच्छा, बुनियादी तौर पर ब्रेक साहब ऐसा है कि वो पॉलिश के सवाल वगैरह तो नहीं करते, यानी कि वो, लेकिन ये नहीं ये नहीं पूछते। बुनियादी तौर पर वो पूछते हैं आपके मालिक का नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप मुख्तलिफ चीज़ें जो उससे मुतल्लक होती हैं, 5-6 सवालात हैं, वो पाकिस्तान की मिट्टी के पेज पर आपने भी कर दिया है। अच्छा, तो वो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए इंटरव्यू के हवाले से, ठीक है। बुनियादी तौर पर सिर्फ 5 से 6 सवालात होते हैं। अच्छा, आप फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का काम है तो बंदे को तो चाहिए फर्नीचर का काम आता हो जी। वो काम क्या करेगा? अगर फर्नीचर का काम है तो किस काम पे जाएगा? ऐसे ही है, अगर आता नहीं तो। ये तो हकीकतन एक दुरुस्त अमल नहीं है। अच्छा, इसमें अब ऐसा है कि इनमें एहतियातें ये करनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर पहुंचता है ना, उसको ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है, और कोशिश करें कि उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। उसमें सारा आपका इंटरव्यू है, सारे इंटरव्यू के जवाबात हैं। यानी कि जब उन्होंने पूछना है कि आप का मालिक का नाम क्या है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में मौजूद है, तनख्वाह कितनी है उसमें मौजूद है, काम एक हफ्ते में कितना करना है, सीजन का वीज़ा है, दूसरा वीज़ा है, किस चीज़ का वीज़ा, वो सारा उसमें मौजूद है। सही हो, रिहाइश क्या है, काम ना मिले तो फिर क्या करेंगे, ये बुनियादी चीज़ें हैं 4-5। सही है सर। तो ये उसमें सारी दर्ज होती है। अच्छा, तो ये आप करेंगे, पूरे एतमाद तरीके से रहेंगे। और मेरे बच्चों, बार बार कहता हूँ, बच्चों इन चीज़ों से कि कोई कंसल्टेंट, कोई मामे खां, कोई आपको कहे कि मैं आपका करा देता हूँ, उसमें आपके कम हो जाएंगे चांसेस। बेशुमार बड़े बड़े सियाने पाटे बच्चे, बड़े बड़े सीनियर पुराने, वो कहते हैं जी वो रिश्वत तो बगैर काम ही नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि रिश्वत से कम काम होते हैं। ठीक है, आपके वतन में यही एक कानून है, यही एक निज़ाम है, लेकिन बगैर 1 सेंट के भी काम होते हैं और उनसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दुरुस्त तरीके से, इज्जत से, वकार से, आप ज़रूर धक्के से आपने रिश्वत देनी है और धक्के से आपने उस जलालत वाले रास्ते पर जाना है। सही है, तो उससे बचें तो अच्छा है, बेहतरीन। नहीं बचना चाहते तो फिर आपकी मर्जी। सही जी। मेरे दोस्तों, इंटरव्यू की देखिए सिंपल और 6-7 चीज़ें हैं जो कि सर ने बताई हैं कि वो जो वर्क लेटर आता है आपका, उसके ऊपर ही दर्जा जो 7-8 सवालात हैं, और जिस तरह का वीज़ा उसके मतलब भी थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है, और वो मालिक और तनख्वाह और घंटे सारा कुछ उसके मुताबिक ही आपने इंटरव्यू देना, ठीक है। और भी मेरे भाई का किसी का कोई सवाल हो इमिग्रेशन कवानीन के मतलब बेग साहब मैं अच्छा, एक और चीज़ ऐड कर दूँ जी। अगर फॉर एग्जांपल आपको जो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला है ना, उसमें आपके वालिद साहब इधर है या भाईजान इधर है, या कुछ, उसकी एक अलग फाइल बनाए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम सवाल होता है। अच्छा, कि भाई ये वीज़ा किसने भेजा है, ठीक है। तो आप और एतमाद तरीके से कहेंगे मेरे बाबा जान है उधर, 20 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से ये कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, चाचा जान है, मामू जान है, कौन है, तो उनकी भी फाइल बनाएं ताकि उन्हें बताएं कि ये है मेरे, और उससे सोने पे सुहागा हो जाता है और ज़्यादा वीज़ा मिलने का ज़्यादा इम्कान। वेरी गुड जी दोस्तों, समझ गए आप। तो जिन दोस्तों का कोई खूनी रिश्ता है यहाँ पे, भाई बाबा, तो उनकी फ़ाइल मुकम्मल करके वो भी साथ अपने एक फ़ाइल रदा बना के साथ रखे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी दिखा दें। ऐसे ही, ठीक है जी। और मज़ीद कोई सवाल इमिग्रेशन कवानीन के मतलब है तो मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर लिख दीजिएगा और फॉलो ज़रूर किया करें ताकि नई से नई मालूमात आप तक पहुँचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और सारे के लिए आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला का साया कायम दायम रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी